सिविक में आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा था भारत में संघीय व्यवस्था कैसे कायम हुआ था। अब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। जो भारत में संघीय व्यवस्था व्यवस्थित किया गया था, अब वो कैसे चलती है, कैसे चलाया जाता है, वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। बोल रहा है कि संघीय व्यवस्था को कारगर कामकाज मतलब अच्छे काम के लिए उसे संवैधानिक प्रावधान में लिखना जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है, पर इतना ही यह जरूरी नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुआ है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भर का होना नहीं है। अगर भारत में संवैधानिक व्यवस्था व्यवस्थित हुआ तो संवैधानिक प्रावधान का होना ही सिर्फ यहाँ पे जरूरी नहीं है। और क्या क्या हुआ है? भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। मतलब बोल रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था जो लागू किया गया है या वो किसको मुख्य श्रेय देता है? लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को, ठीक है, उसको श्रेय देता है। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने का इच्छा का हमारे देश में साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। इसी से जब संघीय व्यवस्था व्यवस्थित हुआ है तो इसी से ही हम लोग का भारत में संघवाद का भावना, सभी लोगों में संघवाद की भावना पनपती है। विविधता का आदर, सभी लोग विविधता को आदर करते हैं और संघ साथ रहने का, सब एक साथ रहने का आदर्श अपनाते हैं। सुनिश्चित हुआ है, सब उसे अपनाए हैं। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिसमें पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह हो पाया है। ठीक है, पहला कारण है भाषाई राज्य। भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश के लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। बोल रहा है कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन करना हमारी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहले यह सबसे कठिन परीक्षा थी। ठीक है, भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। जब भारत 1947 में आजाद हुआ था तो सारे भारत ने लोकतंत्र की राह पर ही अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। उस वक्त से लेकर सन 2006 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बोल रहा है कि जब सन 1947 से जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त का मानचित्र लेकर 2006 का मानचित्र जब हम उसे देखेंगे तब उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। उसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। बोल रहा है कि जब दूसरा 2006 का मानचित्र देखा गया 1947 के मुताबिक तो उसमें क्या है कि पुराने कई प्रांत हटा दिए गए थे और बहुत सारे नए प्रांत बनाए गए थे। ठीक है, कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए और कई सारे प्रांतों की सीमाएं, रेखाएं और नाम सारे बदल गए थे। यहाँ पे स्टार्टिंग हेडिंग के नीचे यहाँ पे चित्र है, इसमें देखिएगा आप कि यहाँ के सारे राज्यों के रेखाएं, सीमाएं बहुत अलग अलग तरीके के हैं। लेकिन 2006 का राजनीतिक मानचित्र जब यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में, ठीक है, पेज नंबर 19 में, तो वहां का राज्य सीमाएं पहले 1947 के मुताबिक चेंज है। ठीक है, यही बोल रहा है कि यही मेन बदलाव किया गया है। ठीक है, नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली है। यहाँ पे बोल दिया है कि नए राज्य बनाने के लिए 1950 के दशक में बहुत सारी राज्यों की सीमाएं बदल गई है। ऐसे यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। ऐसा यह सुनिश्चित किया गया है कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक अलग राज्य में आ जाए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक, भूगोल अथवा जातीयताओं, एथनिसिटी की विविधता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया है। बोल रहा है कि इसके बाद जब भाषा के आधार पर गठन करने का, राज्य का नए गठन करने का बात उठा था, तब उसके बाद बहुत सारे राज्य बने, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं, यहाँ की सांस्कृतिक, भूगोल अथवा एथनिसिटी, जातीयता मतलब जाति के आधार पर उसे विभक्त किया था, रेखांकित किया था। ठीक है, इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल है। इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं? नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल होते हैं।
जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। जब भाषा के आधार पर राज्यों को बंटवारा करने का बात उठा था तब बहुत सारे नेताओं को डर था कि यह देश टूट जाएगा, यह कायम नहीं रह पाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पूर्ण गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। इसी के कारण केंद्र सरकार ने राज्यों का पूर्ण गठन को टाल दिया था। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। पर हमारा अनुभव क्या बताता है कि भाषा के आधार पर राज्यों को तोड़ना मतलब एकीकृत और मजबूत हुआ है। भाषा के आधार पर राज्यों को अलग अलग बंटवारा करने में देश क्या हुआ है, एकीकृत मतलब एकजुट और भी पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। इससे क्या होता है, प्रशासन भी पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो गया है, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे जो भाषावार राज्य है वहाँ के जितने उनके अपने भाषा के अनुसार वो अपने काम करते हैं। दूसरे भाषा के अनुसार वो अगर रहते हैं तो वो उनकी भाषाओं को पहचान ही नहीं पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए वो सुविधाजनक महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का। नेक्स्ट परीक्षा क्या लिया गया था, भाषा नीति। भाषा के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुआ। ठीक है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों का मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे हिंदी को राजभाषा माना गया है। ठीक है, यहाँ हिंदी सिर्फ 40% लगभग है। ठीक है, और भारतीय दूसरे भाषाओं के लिए भी और दूसरी संरक्षण का उपयोग किया गया है। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान में और दूसरे हिंदी भाषाओं और दूसरे अन्य 21 भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार उसमें से किसी भी भाषा की परीक्षा दे सकता है। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार उसमें से परिभाषा दे सकता है, परीक्षा। ठीक है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। बशर्ते जो उम्मीदवार है जो चुनता है भाषा को, जो परीक्षा देता है, उसको विकल्प के रूप में चुनना पड़ेगा। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं और बहुत सारे राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है और बहुत सारे राज्यों का अधिकांश काम अपनी राजभाषाओं में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया है। श्रीलंका का ठीक उलट मतलब जो हमारे भारत में हुआ है वहाँ श्रीलंका में उसका ठीक उल्टा हुआ। तो भारत में क्या हुआ है, भारत के देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, अपनी राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सुविधाजनक व्यवहार किया है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषाएं प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। यहाँ पे बोल रहा है कि संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज के लिए 1965 के बाद अंग्रेजी भाषा को समाप्त करने का निर्णय लिया था। लेकिन और भी गैर हिंदी भाषा मतलब जो हिंदी नहीं बोलते हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं, उनका मानना था कि उनका मांग था कि अंग्रेजी भाषा को भी प्रयोग किया जाए। ठीक है, तमिलनाडु में तो इस मांग को उग्र रूप भी ले लिया था। तमिलनाडु ये पहले से ही उनको उग्र रूप ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। केंद्र सरकार क्या करता है यहाँ पे, उसका अनुमति को कायम करके मतलब उसके अनुमति को मान के उसे राजकीय कामकाजों में अंग्रेजी को भी शामिल किया था हिंदी के साथ। ठीक है, अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान में अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ होगा। अनेक लोगों का क्या मानना था कि जो हिंदी भाषा के साथ जो अंग्रेजी भाषा मिला था उसमें बहुत सारे अंग्रेजी भाषाओं लोगों को क्या होगा, अभिजन को लाभ पहुंचेगा। ठीक है, राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है।
पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। बोल रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा भारत राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को, भारत सरकार के द्वारा जो राजभाषा है हमारा हिंदी, उसको बढ़ावा देने का अनुमति देता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार उनको कोई और अन्य राज्यों पर, मतलब जो हिंदी नहीं बोलते उन पर भी हिंदी थोप दे, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है। भारतीय राजनेताओं ने इन मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। जो बोल रहा है कि भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो हमारा जो ये निर्णय था भाषा के आधार पर, वो निर्णय बहुत अच्छी तरह से रुख अपनाया था, मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसे अपनाया, उसे लागू किया, जिससे हम श्रीलंका जैसी स्थिति से पहुंचने से बच गया। मतलब जो श्रीलंका में जैसी अभी स्थिति चल रही थी, वहां पे हिंदी भाषाओं को, मतलब वहां की जो राज्य भाषाएं थी, वहां के लोग कहते थे हमारे ही भाषा को अपनाया जाए, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ, वो उस मतलब परिश्रम से बच गए थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है कि केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलावों का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। केंद्र राज्य संबंध बोल रहा है कि उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। बोल रहा है कि हम अभी तक जितने भी जो सरकारें देखे, जो अभी व्यवहार हुआ है केंद्र में, उससे यह पता चलता है कि संघवाद किस तरह वो मजबूत हो रहा है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगा, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। मतलब बोल रहा है कि सत्ता का साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वो किस रूप लेता है, क्या रूप लेता है, संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक कैसा रूप लेगा, यह ज्यादातर किस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता इसका किस तरह उपयोग करते हैं, ठीक है। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शामिल रहा है। बोल रहा है कि काफी समय तक हमारे राज्य में केंद्र और राज्य में एक ही शासक दल शामिल रहा है। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपना अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है। बोल रहा है कि इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार ने स्वायत्ता मतलब स्वयं के लिए संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया, अपने ही के लिए वो अपना अधिकार का प्रयोग नहीं करता। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों का सरकार रही, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। मतलब बोल रहा है जब केंद्र और राज्य सरकार में अलग अलग पार्टी के लोग रहते हैं, तब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मतलब उनकी बात नहीं सुनता है, राज्य सरकार के अधिकारों की अनदेखा करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दल की राज्य सरकारों को भंग कर देता था। उन दिनों केंद्र सरकार क्या करता था, राज्य सरकारों को विपक्षी दल के रूप में उसे भंग कर देता था, ठीक है। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, यह संघवाद के भावना के प्रतिकूल चल रहा था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई। 1990 के बाद यह स्थिति बहुत बदल ही गई थी। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इसमें क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ 1990 के बाद। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। इसी दौर में यहाँ पे हम लोग का गठबंधन सरकार भी आया, क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। बोल रहा है कि चूंकि इस दल में मतलब उस समय किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, इसके कारण किसी सरकार बनाने के लिए सब एक दूसरे का गठबंधन करने का निर्णय लिया था। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इससे सत्ता में साझेदारी हुई और राज्य सरकार की स्वायत्तता, राज्य सरकार अपने स्वयं के लिए आदर करने की नई संस्कृति पनपी। जैसे गठबंधन पहले क्या होता था कि
केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती थी, वो उसकी अनुमति नहीं मानती थी। लेकिन गठबंधन सरकार आने के कारण राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन काम नहीं करता है और केंद्र सरकार उन पर कोई आरोप नहीं लगाता है। ठीक है, वही बता रहा है यहाँ पे, गठबंधन सरकार एक दूसरे मतलब जो पार्टी नहीं मिलता है, एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, इसके कारण गठबंधन सरकार बनाता है। गठबंधन सरकार क्या है कि दो दलों को एकजुट करके सरकार बनाने को। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया था। जैसा कि बोला है कि इस फैसले के कारण गठबंधन सरकार आने के कारण क्या हुआ था कि केंद्र सरकार को मनमाने ढंग से भंग करने के लिए मुश्किल हो गया था। मतलब राज्य सरकार को केंद्र सरकार का मनमाने ढंग से भंग करना मुश्किल हो गया था। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता के साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभाव था। इस प्रकार के हम देखते हैं कि संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू करने के तत्काल बाद, मतलब जो संविधान लागू हुआ था उसके तुरंत बाद अभी का दौर जो चल रहा था उस दौर में सत्ता की साझेदारी ज्यादा प्रभावशाली था। ठीक है, जो नेक्स्ट हम लोग का पेज है, पेज नंबर 22, उसमें भारत की भाषीय विविधता है। ठीक है, ये कहानी के टाइप में है, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण। अब भारत में विकेंद्रीकरण कैसे हुआ? विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? तोड़ना, सत्ता का बंटवारा। आइए पढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा कि संघीय व्यवस्था दो या अधिक स्तरों वाली होती है। हम पहले से जानते हैं कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि संघीय व्यवस्था दो या अधिक स्तरों वाली होती है। दो स्तरें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें होती है। इसमें हमने अपने देश में दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, हमने चर्चा कर लिया है। पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। जब जैसे भारत जैसे विशाल देश में दो स्तर के शासन से ही अच्छी तरह शासन नहीं चल सकता है। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़ा है। भारत का प्रांत जो है यूरोप का स्वतंत्र देश से भी बड़ा है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। उत्तर प्रदेश क्या है? रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। महाराष्ट्र हमारे भारत राज्य महाराष्ट्र जो वो जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। भारत के अनेक राज्य खुद ही अंदरूनी तौर पर विविधता से भरे हुए हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता का बंटवारा की जरूरत है। इसमें भी बोल रहा है कि सत्ता का बंटवारा होना जरूरी है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिससे तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकारें के नीचे हो। बोल रहा है कि भारत में संघीय शासन के समझदारी के लिए 2 नहीं 3 स्तर होने चाहिए और तीसरा स्तर क्या बोला है? स्थानीय सरकार होना चाहिए और यह क्या होगा? प्रांतीय स्तर के सरकार के नीचे होगा। ठीक है, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। भारत में भारत का विकेंद्रीकरण के लिए यही तर्क दिया गया था। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया। 3 स्तर के संघीय ढांचा का सामने आया। पहला केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरा स्थानीय सरकारें, जिसमें तीसरा स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जिसमें तीसरा को क्या कहते हैं? स्थानीय शासन। जब केंद्र और राज्य सरकारें से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या कहलाता है? कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दोनों में से उनकी शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दिया जाए, उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दे और समुदाय का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। बोल रहा है यहाँ पे विकेंद्रीकरण का मुख्य श्रेय विकेंद्रीकरण क्यों किया जा रहा है यहाँ पे कि हमारा जो समस्या है स्थानीय स्तर पर, जो हमारे राज्य में
इलाके में आता है वो स्थानीय रूप में ही समाप्त हो जाए, वो आगे ना बढ़े। क्योंकि केंद्र सरकार बहुत इतने बड़े केंद्र के लिए, वो इतने बड़े राज्य के लिए वो किस तरह उस हर जगह हर गली में किस तरह वो अपना देखेगा, इसलिए स्थानीय सरकार अपनाया गया है कि वो हर जगह हर स्थान पर एक अलग अलग शासन व्यवस्था कायम रहे, वो खुद देख सके। ठीक है, लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं के बेहतर समझ होती है, यहाँ पे बोल दिया है लोगों को अपने इलाके की बेहतर समझ होती है। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम अपने इलाके में देखेंगे कि कहाँ कौन से रोड में नल नहीं है, कौन से रोड में नल टूट चुका है, कहाँ सड़क टूटा हुआ है, कहाँ सड़क बनाना चाहिए, ये केंद्र सरकार ही अच्छी ढंग से देख सकती है। ठीक है, लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का कहा गया, लोगों को इस बात का भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम स्थानीय सरकार उन्हें अच्छी ढंग से देखेगी, केंद्र सरकार उन्हें अच्छे ढंग से नहीं देख पाएगी कि हर जगह हर स्थान में क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन स्थानीय सरकार उसे देख सकती है। हर अपने स्थान में उन्हें क्या जरूरी, कहाँ पैसा खर्च करना चाहिए और कहाँ पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, वो उन्हें देख सकती है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधा भागीदारी बनाने की संभव हो जाती है। बोल रहा है कि इसके अलावा स्थानीय स्तर जो है लोगों को फैसले में सीधे भागीदारी बनाने की संभावना हो सकती है। लोगों की सीधे फैसले की भागीदारी मतलब जो लोग फैसला लेते हैं, हमारे जो नागरिक है, उनमें सीधे भागीदारी वो ले सकते हैं, उन्हें निभा सकते हैं। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। बोल रहा है कि स्थानीय सरकारें जो है अपनी स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने के लिए अच्छा तरीका है। स्थानीय शासन के लिए स्थानीय सरकारें जो है स्वशासन मतलब अपना स्वयं शासन को निभाने के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का अच्छा तरीका है। वो लोकतांत्रिक सिद्धांत के लिए वे एक अच्छा तरीका है कि हर एक स्थान पर एक नया नया सरकार हो। ठीक है, अलग अलग सरकारें हो। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे सिद्धांत में भी मतलब संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की कई कोशिश हुई है। बोल रहा है कि विकेंद्रीकरण हमारे गांव और प्रांतों में भी उन्हें कोशिश की गई थी। सभी राज्यों में गांवों के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। बोल रहा है कि विकेंद्रीकरण के बाद सभी राज्यों में गांव में क्या पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं का स्थापना की गई है, पर इन्हें कौन नियंत्रित करता है? राज्य सरकारें इन्हें देखती है। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराया जाता है। इन स्थानीय सरकारों के लिए भी नियमित ढंग से अच्छे तरीके से चुनाव नहीं होता है। इसके पास ना तो अपना कोई अधिकार था ना संसाधन। बोल रहा है कि किसके पास स्थानीय शासन के पास, सरकार के पास ना तो अपना अधिकार था ना संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नामात्र का हुआ है। बोल रहा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जब हुआ तब स्थानीय सरकार को ना तो उसका अधिकार दिया गया था अच्छी तरीके से और ना ही संसाधन दिया गया था, इसलिए विकेंद्रीकरण सिर्फ नामात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। वास्तविक मतलब विकेंद्रीकरण का एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था। मतलब बोल रहा है कि 1992 के बाद 92 के बाद संविधान के संशोधन के द्वारा लोकतंत्र शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को स्थानीय सरकार को ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा प्रभावशाली बनाया गया था। कि क्या क्या उसमें शक्तियां थी, आइए देखते हैं। अब स्थानीय स्वशासन निकाय के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्य है। बोल रहा है कि स्थानीय शासन में क्या क्या शक्तियां दी गई थी कि उनकी
चुनाव नियमित रूप से होनी चाहिए। दूसरा बोल रहा है निर्वाचित स्वशासी निकाय के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पद में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित है। बोल रहा है कि इसमें स्थानीय सरकारों में जातियां, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियों के लिए भी उनमें सीट आरक्षित की गई है, वे भी सीट ले सकते हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित किया गया है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। हर राज्य में क्या चुनाव के लिए क्या आयोग किया गया है? चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संगठन के उसमें चुनाव किया जाए, उसका गठन किया गया है। 5वां है राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। राज्य सरकारों को क्या करना पड़ता है? उनका स्वयं का अधिकार, कुछ हिस्सा मतलब अपना अधिकार, मतलब जो उनका शक्ति है उनका कुछ हिस्सा स्थानीय शासन को, निकाय को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। सत्ता में भागीदारी जो हमारे राज्य में हुआ है, जैसे स्थानीय शासन की सत्ता का बंटवारा, वो अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से हुआ है। ठीक है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायत राज के नाम से जाना जाता है। गांव में इसे हम किस नाम से जानते हैं? पंचायत राज्य के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होता है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। यह एक तरह का क्या है? परिषद है। उसमें क्या होता है कि कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, मतलब हेड। सदस्य वार्डों के चुने जाते हैं। सदस्य जो होते हैं वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। और उन्हें क्या कहते हैं? पंच। उन्हें कौन चुनता है? वार्डों से ही चुना जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। जो हेड होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोगों मतदान के जरिए करते हैं। इसका चुनाव मतलब सरपंच का चुनाव कौन करता है? गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोग, जो हेड है, मतलब जो हर एक घर का जो हेड होता है, वयस्क लोग, जो पिता के रूप में जो कहलाते हैं वयस्क लोग, वही उनका मतदान के जरिए उन्हें करते हैं, मतदान करते हैं और सरपंच को चुनते हैं। हर पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। हर पूरे पंचायत के फैसला लेने के लिए एक संस्था बैठाया गया है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। पंचायत का क्या काम रहता है? ग्राम सभा की देखरेख को उन्हें देखना रहता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य के रूप में होते हैं। इसमें ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। मतलब जो बोल रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक साल में 2 से 3 बार होता है और इन्हें इसमें क्या पैसा खर्च हुआ है कि क्या खर्च करना है, सब चीज की व्याख्या किया जाता है और साल में 2 से 3 बार बैठक होता है। ठीक है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। स्थानीय शासन का ढांचा कहाँ तक का है? जिला स्तर तक का ही है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या होता है? पंचायत समिति का गठन होता है, बनाया जाता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके से भी पंचायत सदस्य करते हैं। इस सदस्यों का चुनाव कौन करता है? उस इलाके के पंचायत समिति सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। कोई भी जिला का पंचायत समिति को मिलाकर क्या बनाते हैं? क्या किसका गठन होता है? जिला परिषद का गठन होता है। ठीक है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्य, उनमें कौन कौन से सदस्य होने चाहिए उनका भी चुनाव किया जाता है। जिला परिषद में उन जिलों से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं को कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में दिया जाता है। बोल रहा है कि जिला परिषद में जो लोकसभा, विधानसभा और विधायक और जिले के रूप में जो चुने जाते हैं उन्हें भी
कुछ अधिकार भी सदस्य के रूप में दिए जाते हैं, उन्हें कुछ भी अधिकार देते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है, मतलब वो भी हेड होता है जिला परिषद में। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाओं शहरों में भी काम करती है, मतलब जो स्थानीय शासन जो ग्राम पंचायतों जो गांव इलाकों में हुआ वो शहरों में भी होती है। शहरों में नगर पालिका होती है। शहर में क्या होता है? नगर पालिका होता है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों का कामकाज कौन देखता है? निर्वाचित प्रतिनिधित्व। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान, उनके हेड होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, जो हेड होता है। स्थानीय सरकारों का यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। स्थानीय स्वशासन का दौर में यह जो गठन किया गया है, जो सरकार को तोड़ा गया है, यह सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए कितने? 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों के कुल आबादी से ज्यादा है। दुनिया का कुल आबादी का बहुत ज्यादा है, 36 लाख है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ों और मजबूत होती है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र क्या होता है? और भी मजबूत होता है। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को मजबूत किया है। मतलब बोल रहा है कि इसमें जो महिलाओं को सम्मान्यता दिया जाता है उसके कारण वो मतलब स्थानीय शासन को और भी मजबूत किया जाता है, उनकी और मांग की जाती है, आवाज को मजबूत किया जाता है। ठीक है। बहरहाल इन सबके बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम है। यहाँ तक कि हम देखें स्थानीय स्वशासन के कारण बहुत सारी अच्छाइयां हुई है, बहुत सारे अधिकार मिले हैं, बहुत सारे व्यवस्थित किए गए हैं गठन, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारी काम अभी भी अधूरी रह जाती है। इसके बावजूद अभी भी अनेक परेशानी कायम है, बहुत सारी परेशानियां। पंचायत के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से उन्हें हिस्सा भी लेते हैं। पंचायत में तो चुनाव होते हैं और बहुत सारे लोग उत्साह से उन्हें हिस्सा लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती। लेकिन ग्राम पंचायत का बैठक नियमित रूप से नहीं होता है। जैसा कि हमारे राज्य में होता है कि पूरे सरकार के लिए 5 साल में एक ही बार चुनाव होता है, लेकिन ग्राम पंचायत गांव में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफी दूर है। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से अभी तक ही बहुत दूर ही है। ठीक है, यहाँ हम लोग का लेसन समाप्त होता है। आप इसको दोबारा पढ़िएगा, दोबारा समझिएगा। जो नहीं समझ में आए वो सर से दोबारा पूछिएगा। और इसके बाद जितने सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिखा रहे हैं, सभी को बनाइएगा, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, और जो टॉपिक नहीं समझ में आए वो आप सर से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।